नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश राज व्यवस्था की विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान में क्या क्या विशेष बातें हैं, तो यहाँ पे हम आज देखेंगे विशेषताएं ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहली विशेष बात ये है कि जो ब्रिटिश का संविधान है वह अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का अर्थ ये है कि क्योंकि वहाँ पे कोई निश्चित समय में और निश्चित व्यक्तियों द्वारा या निश्चित संविधान सभा द्वारा संविधान नहीं बनाया गया था, निर्मित नहीं हुआ था, बल्कि संविधान अभी अलिखित है। लेकिन इस पे भी विचार चल रहा है। बहुत से थिंकर कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान क्योंकि अलिखित संविधान है तो अलेक्सी द टॉकविले है, एक राइटर है अलेक्सी द टॉकविले। तो ये जो अलेक्सी द टॉकविले हैं और इसके साथ में ही एक राइटर हैं थॉमस पेन। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। ये जो दो राइटर हैं ये कहते हैं ब्रिटेन में संविधान नहीं है। ठीक है, पर ब्रिटेन के ही एक विद्वान थे एडमंड बर्क और इनके साथ में थे प्रोफेसर मुनरो। ये प्रोफेसर मुनरो वही है जब हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन का संविधान संविधानों का जनक तथा ब्रिटिश संसदों की जननी है। ये जो मुनरो हैं वही मुनरो हैं जिन्होंने ये कोटेशन दी थी। ये जो मुनरो हैं और एडवर्ड बर्क है और उनके साथ में लॉर्ड जेम्स ब्राइस फाइनर ये कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान है। तो देखिए, चाहे वह संविधान अलिखित है, विकसित है, लेकिन ब्रिटेन में संविधान है। तो कौन कौन राइटर ऐसे कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान है? तो ब्रिटेन में संविधान है कहने वाले एडमंड बर्क, प्रोफेसर मुनरो, लॉर्ड जेम्स ब्राइस और फाइनर है, जो कहते हैं अलिखित है संविधान लेकिन है, विकसित है। एडमंड बर्क ये बात कहते हैं कि संविधान में ज़रूरी नहीं है संविधान लिखित हो, लेकिन कोई भी सरकार बिना संविधान के नहीं रह सकती। तो हमें एक बात मालूम होना चाहिए कि एडमंड बर्क जो थे वो एक रूढ़िवादी विचारक थे और उनकी थॉमस पेन के साथ में बिल्कुल भी नहीं पटरी खाती थी। क्यों? क्योंकि थॉमस पेन उदारवादी विचारक थे और वह किसी भी प्रकार का चेंज पसंद करते थे, जबकि एडमंड बर्क रूढ़िवादी विचारक थे। और देखिए, अलेक्सी द टॉकविले जो विचारक हैं, अलेक्सी द टॉकविले उनकी एक पुस्तक है, अलेक्सी द टॉकविले की एक पुस्तक है अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ये इस बुक में अलेक्सी द टॉकविले बताते हैं कि लोकतंत्र जो होता है वहाँ पे लोकतंत्र में बहुमत का आतंक रहता है, बहुमत का आतंक होता है। तो ये बात कहने वाले विचारक जो हैं वो अमेरिकन डेमोक्रेसी बात करते हैं, अलेक्सी द टॉकविले, कि लोकतंत्र सही नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का आतंक रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है और अलिखित संविधान के साथ साथ में ब्रिटेन का संविधान में दो प्रकार के विचारक हैं। एक टाइप के जो विचारक है वो ये कहते हैं कि इसमें संविधान नहीं है, जबकि दूसरे टाइप के जो विचारक है वो कहते हैं कि यहाँ पे संविधान है ज़रूर, लेकिन अलिखित है, विकसित है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान की पहली विशेषता हमने की। उसके बाद में ब्रिटेन के संविधान की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है। लचीला संविधान का अर्थ ये होता है कि ब्रिटेन के संविधान में किसी भी प्रकार का
चेंज या परिवर्तन आसानी से हो जाता है। तो लचीला का अर्थ है जिसमें जल्दी से वहाँ पे परिवर्तन हो जाते हैं, तो वह लचीला संविधान है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि जो संविधान लिखित ही नहीं है तो वह संविधान हमेशा लचीला ही होगा। उसके बाद में देखिए वहाँ पे हमने एक और विशेष बात पढ़ी थी कि मिश्रित संविधान है। ये बात मैंने तुम्हें बता दिया था कि मिश्रित संविधान है। ये कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ों का मिश्रण है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, है ना। क्योंकि हमने कल किया था कि यहाँ पे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का मिश्रण है। वहाँ पे अभी भी राजा का पद है, तो क्योंकि राज्य का प्रधान राजा या रानी ही होता है, इसीलिए वहाँ पे राजतंत्र है। कुलीन तंत्र क्योंकि लॉर्ड सभा वहाँ पे है, इसीलिए वहाँ पे कुलीन तंत्र है। और प्रजातंत्र हमने पहले ही किया था कि यहाँ पे प्रजातंत्र संसदों की जननी है। तो हमने देखा था लोकतंत्र का जनक देश ब्रिटेन ही है। तो यहाँ पे 3 शासन व्यवस्थाओं का मिश्रित रूप है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। तो देखिए उसके बाद में जो नेक्स्ट विशेष बात है वो है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम का अर्थ होता है एकात्मक शासन। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन का अर्थ ये होता है कि जो सरकारें होती है, राज्य सरकारें वैल्यूएबल नहीं होती। केंद्र की सरकार ही सर्वे सर्वा है। केंद्र सरकार सर्वे सर्वा है, अर्थात सब कुछ केंद्र सरकार का चलता है। राज्य की सरकारें इतनी वैल्यूएबल नहीं होती है। संसद सर्वोच्च होती है। संसद सर्वोच्च होती है, ये होता है यूनिटरी सिस्टम। उसके बाद में देखिए संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता हमने देखा था कल कि संप्रभुता हमने एक बात ये पढ़ी थी कि वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स आया था 1689 में। जब मैं तुम्हें वो बात बता रही थी कि जेम्स सेकंड फ्रांस भाग गए थे, उनके बाद में उनके दामाद और बेटी में विलियम और मेरी आए थे, जिन्होंने 1689 में बिल ऑफ राइट्स दिया था। तो वहाँ पे जो राजतंत्र था वो सीमित हो गया था और वहाँ पे संवैधानिक सरकार का उदय हो गया था। उसी समय वहाँ पे संसदीय संप्रभुता की अवधारणा भी उदय हो गई थी। इस प्रकार से वहाँ पे गणतंत्र आया था। तो हमने ये चीज़ पढ़ ली थी। उसके बाद में देखिए वहाँ पे कैसा शासन व्यवस्था है, वहाँ पे विधि का शासन है। विधि का शासन अर्थात चाहे कोई भी भिखारी हो, चाहे कोई भी ऊंचे पद का हो, उसे विधि को ही मानना होगा। विधि सब पर एक जैसी लागू होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्रिटेन के संविधान में किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है बल्कि विधि का शासन है। फिर देखिए हम ये बात पढ़ेंगे कि वहाँ पे ब्रिटिश संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। ब्रिटिश संविधान के स्रोत क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमने जो कल किया था 1215 का जो महान मैग्ना कार्टा था, तो महान अधिकार पत्र था, वह आया। उसके बाद में 1628 का पिटिशन ऑफ एक्ट राइट्स आया था। फिर हमने पढ़ा था जो 1689 का बिल ऑफ राइट्स आया था। इस प्रकार से हमने देखा कि इन सब के जो अधिनियम थे, इनमें जो बातें लिखी गई थी, उन्हीं से ही ब्रिटेन का संविधान बना है। उसके बाद में जो स्रोत में आएगा, यहाँ पे देखा हमने अधिकार पत्र कौन कौन से आए। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि सेकंड जो बात आई है वो है संसदीय अधिनियम। फिर आता है सेकंड संसदीय अधिनियम। संसदीय अधिनियम क्या होता है, सुनो क्या होता है। पार्लियामेंट्री एक्ट्स। पार्लियामेंट ने जो एक्ट्स बनाए वह मतलब संसद द्वारा समय समय पे बनाए गए कानून ही संसदीय अधिनियम कहलाते हैं। संसद द्वारा समय समय पर बनाए गए कानून ही संसदीय अधिनियम कहलाते हैं। तो संसदीय अधिनियम भी वहाँ पे संविधान के रूप में कार्य करता है। फिर उसके बाद में न्यायपालिका द्वारा लिए गए निर्णय। न्यायपालिका द्वारा लिए गए निर्णय वह भी वहाँ के संविधान के रूप में कार्य करता है।
फिर देखिए बहुत अच्छी बात है, एक होता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का अर्थ होता है सामान्य कानून। ठीक है, तो ये जो सामान्य कानून है, सामान्य कानून यानी कि कॉमन लॉ या सामान्य विधि, इसका अर्थ ये है कि न्यायालय द्वारा स्वीकृत परंपराएं और रीति रिवाज। मतलब रीति रिवाज केवल परंपराएं होती हैं, उसे वहाँ कहते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन यानी अभिसम्य। ध्यान रखना, अभिसम्य पे भी प्रश्न बहुत आता है कि रीति रिवाज और परंपराएं वहाँ पे क्या कहलाती है, अभिसम्य या कन्वेंशन। लेकिन सामान्य कानून किसे कहेंगे, ऐसी रीति रिवाज, ऐसी परंपराएं जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। न्यायालय द्वारा स्वीकृत परंपराएं और रीति रिवाज क्या कहलाते हैं, कॉमन लॉ कहलाते हैं, सामान्य विधि कहलाती है। तो प्रश्न कभी 2 नंबर का आ जाता है कि सामान्य कानून क्या होता है, या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सामान्य कानून और अभिसम्य में क्या अंतर है। देखिए अभिसम्य क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तुम्हें ध्यान रखना है, अभिसम्य को कहते हैं कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन कहते हैं अभिसम्य अर्थात कन्वेंशन। ठीक है, तो कन्वेंशन का अर्थ क्या होता है, अभिसम्य का तात्पर्य होता है किसी भी प्रकार की प्रथाएं, रीति रिवाज। क्योंकि देखो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और वहाँ अभिसम्यों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राजा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करेगा, वहाँ पे कहीं पे भी लिखित नहीं है कि राजा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करेगा, कि कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक परंपरा है। तो ये जो परंपराएं हैं ये क्या कहलाती है, अभिसम्य। ठीक है, 1714 की बात है। देखो 1714 में जॉर्ज प्रथम जो थे वो ब्रिटेन के राजा बने थे, लेकिन जो जॉर्ज प्रथम ब्रिटेन के राजा बने थे उन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, वह जर्मन जानते थे। ठीक है, अब हुआ क्या था, उन्होंने कैबिनेट की जो अध्यक्षता करनी छोड़ दी थी और वह कैबिनेट के अध्यक्ष को उन्होंने मिस्टर वॉलपोल को बना दिया था। किसको बना दिया था, रॉबर्ट वॉलपोल। अब देखिए मिस्टर रॉबर्ट वॉलपोल को इन्होंने कैबिनेट का अध्यक्ष बना दिया था, और जो मिस्टर वॉलपोल थे ये विंग पार्टी के समर्थक थे। देखिए 2 प्रकार की पार्टी वहाँ पे चलती थी, टोरी दल और विंग दल। तो जो 1688 की क्रांति हुई थी, 1688 की क्रांति विंग व टोरी दल के मध्य हुई थी। तो जो टोरी दल थे वो तो राजतंत्र के समर्थक थे, लेकिन रॉबर्ट वॉलपोल कौन सी पार्टी के थे, विंग पार्टी के थे। तो यहाँ पे राजतंत्र के समर्थक नहीं थे बल्कि संसद के समर्थक थे रॉबर्ट वॉलपोल। तो देखिए जो रॉबर्ट वॉलपोल थे वो अब जो कैबिनेट की अध्यक्षता करने लग गए थे, क्योंकि जॉर्ज प्रथम को 1714 में इंग्लिश तो आती नहीं थी, इसलिए रॉबर्ट वॉलपोल जो हैं वह ही एक परंपरा बन गई कि ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल है। और रॉबर्ट वॉलपोल ने एक समय ऐसा आया कि इन्होंने संसद का विश्वास खो दिया था, अर्थात संसद में भी कौन सी सभा का, कॉमन सभा का। देखिए जो ब्रिटेन है, यूके के अंदर 2 प्रकार के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। यूके में 2 प्रकार के सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। तो जो हाउस ऑफ कॉमन है वहाँ पे बहुमत खो दिया किसने, रॉबर्ट वॉलपोल ने। तो संसद का जो बहुमत खो दिया, और कौन सी सभा का, कॉमन सभा का। तो बहुमत खोने पे रॉबर्ट वॉलपोल ने त्यागपत्र दे दिया था, और तब से अविश्वास प्रस्ताव व उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भी विकास हो गया। तो इस प्रकार से देखो अविश्वास प्रस्ताव और उत्तरदायित्व के सिद्धांत का विकास भी धीरे धीरे हुआ।
क्यों हुआ? 1714 में जॉर्ज प्रथम को इंग्लिश तो आती नहीं थी और रॉबर्ट वॉलपोल ने ही अध्यक्षता करनी शुरू कर दी। ये सारे के सारे क्या थे? एक परंपराएं थी। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन का अर्थ होता है परंपराएं, रीति रिवाज। तो यहाँ पे जो रीति रिवाज बन जाते हैं वो अभिसम्य होते हैं और वही आगे जाके ब्रिटेन के संविधान के स्रोत बने। इसी प्रकार से देखिए, ब्रिटेन में अभिसम्य जो होते हैं वह कानून की तरह ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इतने शक्तिशाली जितने कानून होते हैं उतने ही अभिसम्य हैं। तो क्योंकि कानून के लिखित होते हैं, कानून हमेशा क्या होते हैं? लिखित होते हैं और कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है, जबकि अभिसम्य अलिखित तो जरूर होते हैं लेकिन इनके पीछे नैतिक शक्ति होती है। आज हम किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं और उस जाति के कानून, परंपराएं, रीति रिवाज यदि हम नहीं मानेंगे तो हम उस जाति से दूर कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार जो अभिसम्य होते हैं वह कानून की तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि कानून के पीछे जहाँ राज्य की शक्ति होती है वहीं अभिसम्य के पीछे नैतिक शक्ति होती है। इस प्रकार से देखिए, ये प्रश्न बनता है तुम्हारा कि ब्रिटेन के संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। पहला स्रोत महान अधिकार पत्र आ गए। पहला स्रोत क्या है? महान अधिकार पत्र। अधिकार पत्र कौन कौन से आए ये हमने कल की टॉपिक में कर लिया था। उसके बाद में संसदीय अधिनिर्णय आ जाएगा। संसदीय अधिनिर्णय का अर्थ है संसद द्वारा बनाए गए कानून। फिर उसके बाद में न्यायपालिका के निर्णय आ जाएंगे, सामान्य कानून और अभिसम्य। अभिसम्य क्या है ये हमने देख लिया कि ऐसे रीति रिवाज और ऐसी परंपराएं जो लंबे समय से चली आ रही है अभिसम्य कहलाती है। ठीक है, और जिसे जनता ने स्वीकृति दे दी है, जनता ने नैतिक स्वीकृति दे दी। इसके बाद में देखिए, जो परंपराओं के बारे में आज ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आज हम परंपराओं के बारे में ये चीज़ देखते हैं। डाइसी ने कहा परंपराएं क्या होती है? संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश होते हैं। डाइसी कहते परंपराएं क्या है, अभिसम्य क्या है, तो वो बताते हैं संविधान संबंधी, ठीक है, नैतिकता के आदेश। नैतिकता के आदेश ये क्या है? परंपराएं हैं। कौन बोला? डाइसी बोला। तो यहाँ पे जे.एस. मिल भी कहते हैं। जे.एस. मिल परंपराओं के बारे में क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए, तुम्हारे पास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अभिसम्य क्या है। तो देखिए, अभिसम्य एक ऐसे परंपराएं हैं, ऐसे रीति रिवाज हैं, ऐसे अलिखित नियम होते हैं जो कि संवैधानिक होते हैं, जिनके पीछे जनता की नैतिक शक्ति होती है और जनता उनका पालन करती है। अभिसम्यों के बारे में डाइसी कहते हैं कि अभिसम्य क्या चीज़ होती है? संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश होते हैं। और उसके साथ साथ में जे.एस. मिल इसके बारे में कहते हैं कि ये अभिसम्य संविधान के अलिखित सूत्र होते हैं, संविधान के अलिखित सूत्र होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि अलिखित सूत्र कहने वाले विचारक कौन है? जे.एस. मिल है। और फिर हम इसके बारे में, अभिसम्य के बारे में लिखेंगे कि अभिसम्य और कानून, अभिसम्य और कानून कैसे हैं? कानून दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? क्यों? क्योंकि कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है, तो अभिसम्य के पीछे जनता की नैतिकता की शक्ति होती है। नैतिक शक्ति से युक्त तो कौन से होते हैं? अभिसम्य होते हैं। इस प्रकार दोनों बराबर के शक्तिशाली होते हैं। फिर देखिए, ये हमारा हो गया एक टॉपिक अभिसम्य, और ये हम कर रहे हैं ब्रिटिश संविधान के स्रोत। उसके बाद में फिर स्रोत में नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, अभिसम्य के बाद में आएगा अधिनिर्णय। अधिनिर्णय देखिए, जो यहाँ पे अधिनिर्णय का अर्थ क्या है? यह एक अलग से शब्द है। इसका अर्थ ये होता है संविधान की व्याख्या करते हुए न्यायालय द्वारा स्थापित नवीन प्रावधान। ये अधिनिर्णय क्या है? न्यायालय द्वारा
स्थापित नवीन प्रावधान। तो देखिए जो बात मैं बोल रही हूँ और लिख नहीं रही वो तुम सुन के, मेरी बात को सुनकर अपनी नोटबुक में अपने फाइनल नोट्स बना लोगे। अब मैं फिर से बोलती हूँ, अधिनिर्णय क्या होता है? एडजुडिक्शन। एडजुडिक्शन का अर्थ ये होता है कि संविधान की व्याख्या करते समय कौन बनाएगा, कौन स्थापित करेगा? संविधान की व्याख्या करते समय न्यायालय द्वारा स्थापित जो नवीन प्रावधान होते हैं वह अधिनिर्णय कहलाते हैं। तो जो अभिसमय और परंपराएं क्या है? राजपद से जुड़े अभिसमय, यहाँ पे हम अब नेक्स्ट टॉपिक में अभिसमय डिटेल से करेंगे। और आज हमने एक टॉपिक कर लिया, एक तो किया संविधान की विशेषताएं क्या है, और दूसरा हमने किया कि ब्रिटिश संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। अब हमने आज के टॉपिक में अभिसमय क्या है उनके बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से अभिसमय ब्रिटेन में है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।